नमस्कार दोस्तों, स्टडीज मैथिली चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं इ- इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जो समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ था 2020 में, उसी का प्रश्न देख रहे हैं। तो इसको ईवीएससी ने एएससी कहते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का पेपर। तो 1 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन जो हम लोग देख चुके थे इससे पहले वाली वीडियो में। और यहाँ से हम लोग देखेंगे 100 से लेकर 200 तक। तो देखिए क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स ऑफ ए कंट्री इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस जो क्या हो जाता है बताइए, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, तो ये हो जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में चालू खाते और वह पूंजी खाते के लेन देन को शामिल किया जाता है। दो जगह लोग कंफ्यूज करेंगे इसमें, ठीक है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ये जो होगा वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स ऑफ ए कंट्री इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। चलिए आगे चलते हैं। इंडिया इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग। तो पूछ रहा है कि भारत इसमें से किसका सदस्य है। तो भारत देखिए इसमें जो है G20 का सदस्य है, ठीक है ना, G20 का सदस्य है भारत। और ये G20 की स्थापना हुई थी 1999 में। अब देखिए यहाँ पर क्या कंफ्यूजन होता है, एशियान का सदस्य भारत नहीं है लेकिन सार्क का है। भारत जो है एशियान का सदस्य नहीं लेकिन सार्क का सदस्य है। चलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, G20 का सदस्य है भारत। आगे बढ़ते हैं। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया। सुप्रीम कमांडर कौन होता है आप जानते हैं, ये चर्चित प्रश्न है। तो तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर आपके राष्ट्रपति जी होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हुज रिमूवल इज इनिशिएटेड बाय द इम्पीचमेंट फॉर वियोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का उल्लंघन करने पर किसके खिलाफ इम्पीचमेंट चलाया जाता है बताइए। तो इम्पीचमेंट जो है राष्ट्रपति पर चलाया जाता है। महाभियोग जो है राष्ट्रपति पर चलाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या है, राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा ये है दोस्तों कि सरकार अपने संसाधनों से अधिक जब खर्च करती है तो जो अधिक पैसा होता है उसको ऋण के रूप में लेना पड़ता है, ठीक है ना। सरकार जब अपने माने आमदनी से ज़्यादा खर्च करने लगती है, या कोई भी आदमी जब अपने आमदनी से ज़्यादा खर्च करेगा तो उसको क्या कर लेना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ेगा। तो वही जो कह रहा है कि इसमें जो होगा देखो ऑप्शन सी भी देखिए क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ मनी द गवर्नमेंट बारोज टू ओवरकम द रेवेन्यू डेफिसिट। इसी को फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, राजकोषीय घाटा। द अमाउंट ऑफ मनी द गवर्नमेंट बारोज टू ओवरकम रेवेन्यू डेफिसिट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। विच फैक्टर कंट्रीब्यूट टू सॉइल इरोजन। इसमें जो है भूक्षरण में कौन सा फैक्टर योगदान करता है। देखिए भूक्षरण में ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण भी भूक्षरण होता है, और कंस्ट्रक्शन के कारण जो भवन निर्माण और सारे कंस्ट्रक्शन होते हैं, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स इसके कारण भी भूक्षरण होता है, और रेन और विंड वर्षा और हवा भी के कारण भी भूक्षरण होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा करेक्ट दोस्तों, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सॉइल इरोजन जो है ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक कंस्ट्रक्शन, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, रेन एंड विंड्स
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फॉर हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर विच ऑफ दीज इज नॉट फोकस एरिया। बताइए, हॉर्टिकल्चर माने उद्यानिकी, औद्यानिकी जो लिखा है माने बागवानी, इसका असली शब्द जो बागवानी होता है। एंड फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती के फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फॉर हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर विच ऑफ दिस इज नॉट फोकस एरिया। तो फोकस एरिया देखिए, फ्लोरिकल्चर में क्या आ जाएगा, फोकस एरिया प्रोमोटिंग सस्टेनेबल एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेज। इसमें हॉर्टिकल्चर में मत्स्य पालन नहीं आता है। तो यही कह रहा है कि कौन सा फोकस एरिया नहीं है। सीड फार्मिंग है फोकस एरिया, मधुमक्खी पालन आता है हॉर्टिकल्चर में, टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी ये भी आता है, लेकिन प्रोमोटिंग सस्टेनेबल एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेज ये नहीं आता है। जो नहीं आता वही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 107 का बी आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है 108 में, सरफेस मल्चिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच एमंग द फॉलोइंग। सरफेस मल्चिंग बताइए। अंग्रेजी हिंदी में भी देखिए वही लिख दिया, सरफेस मल्चिंग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो सरफेस मल्चिंग जो है दोस्तों, मैकेनिकल एंड एग्रोनॉमिकल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। मैंने सरफेस मल्चिंग में मैकेनिकल और एग्रोनॉमिकल सॉइल एंड मैंने इसमें मृदा और जल का कंजर्वेशन किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका यहाँ पर, मैकेनिकल एंड एग्रोनॉमिक सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। तो होता क्या है दोस्तों, जुताई से मृदा के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मृदा की संरचना को क्षतिग्रस्त कर देता है और जो पानी का बहाव है वो भी माने प्रभावित होता है, और उसके बाद सॉइल इरोजन होता है। जुताई से फसल जो है अवशेष हट जाते हैं। वर्षा के समय जल की बूंदों के दबाव को कम कर अपरदन रोकता है। जुताई से पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। द पर्पज ऑफ सब्सिडी इज, सब्सिडी का उद्देश्य क्या है। आप देखते हैं कि सरकार सब्सिडी देती है, तो वही पूछ रहा है कि द पर्पज ऑफ सब्सिडी इज, सब्सिडी का क्या उद्देश्य है बताइए। तो सब्सिडी में दोस्तों देखिए क्या होता है। सब्सिडी में दोस्तों प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट, सब्सिडी से उत्पादकता बढ़ती है, और प्रमोशन ऑफ टेक्नोलॉजी भी है, टेक्नोलॉजी भी बढ़ती है। और क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ये भी होता है। और क्या होता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन ये भी होता है। टू इंक्रीज प्रॉफिट ऑफ फार्मर्स। ये बताइए, सब्सिडी से फार्मर्स की प्रॉफिट केवल इंक्रीज होती है, सब में फार्मर्स इंक्लूड है, तो ये स्पेसिफिक फार्मर्स के लिए ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक फार्मर के लिए है। तो सब्सिडी का उद्देश्य जो है उत्पादकता बढ़ाना, तकनीकी को बढ़ावा देना, और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो गया, एक्सपोर्ट का बढ़ावा देना हो गया। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। और कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये देखिए क्या कह रहा है कि यथा मूल्य कर का तात्पर्य है एड वेलोरम टैक्स। एड वेलोरम टैक्स का क्या मतलब है। तो देखिए दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स जो है दो प्रकार का होता है। डायरेक्ट टैक्स दो प्रकार का होता है। पहला तो ये एड वेलोरम हो गया, और दूसरा कौन सा होता है, स्पेसिफिक हो जाता है। स्पेसिफिक, तो इसमें होता ये है दोस्तों, स्पेसिफिक टैक्स में क्या होता है, प्रत्येक इकाई वस्तु की बिक्री पर लगाया जाता है। प्रत्येक इकाई वस्तु के बिक्री पर लगाया जाता है।
वही जो है एड वेलोरम टैक्स जो होता है बिक्री की कीमत पर आरोपित होता है। ये जो है प्राइस पर, मार्केट प्राइस जिस पर बिक रहा है, और ये जो है स्पेसिफिक टैक्स जो है प्रत्येक वस्तु पर लगाया जाता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। एड वेलोरम टैक्स जो है इम्पोज्ड ऑन द प्राइस चार्ज इन द मार्केट, बाजार में लिए जाने वाले मूल्य पर कर लगाना। बाजार में लिए जाने वाले मूल्य पर कर लगाने को एड वेलोरम टैक्स कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अच्छा प्रश्न था ये। व्हाट इज एसिडिफिकेशन एंड नाइट्रेट लीचिंग? एसिडिफिकेशन अम्लीकरण और नाइट्रेट निछालन से आप क्या समझते हैं, बताइए। ये होता है दोस्तों कि नाइट्रेट जो है माने जल के साथ रिसाव करके जमीन में जमा होने लगता है, तो यही है इसके कारण जो है मृदा व भूमिगत जल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए प्रोसेस ऑफ केमिकल सीपेज इनटू सॉयल्स। केमिकल्स जो है जमीन में मृदा में जाते हैं, उसी को एसिडिफिकेशन और नाइट्रेट लीचिंग कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दिस मेजर विल हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट? इसमें से पूछ रहा है कि इन्वायरमेंट पर किसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो देखिए जुताई जो हम लोग खेत की करते हैं ना, टीलेज, उसका जो है इन्वायरमेंट पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भाई खेत के लिए तो ठीक है, लेकिन पर्यावरण के लिए नुकसानदायी है। हमको इन्वायरमेंट पर बताना है, ठीक है ना। विच ऑफ दिस मेजर्स विल हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट? तो टीलेज, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जुताई, जुताई का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। ए मेथड ऑफ ग्रोविंग 2 or more crops simultaneously without any definite row pattern is called। कह रहा है कि बिना माने नियम का ध्यान रखते हुए या बिना कोई नियम के, बिना लाइन का ध्यान रखते हुए 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाने को क्या कहते हैं? इसको मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं, ठीक है ना। इसको मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। और इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है? इंटर क्रॉपिंग में दोस्तों बताइए, इंटर क्रॉपिंग में हम लोग इस पे माने रो पैटर्न का केयर रखते हैं। इंटर क्रॉपिंग में जो है रो पैटर्न, ये दोनों मिक्स्ड क्रॉपिंग ही है, ठीक है ना। लेकिन मिक्स्ड क्रॉपिंग में जो है दोस्तों, ये जो दिख रहा है मिक्स्ड क्रॉपिंग में रो पैटर्न का विदाउट एनी डेफिनिट रो पैटर्न, तो ये मिक्स्ड क्रॉपिंग हो जाएगा। और इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है? इंटर क्रॉपिंग में जो दोस्तों, ये कहने का मतलब कि इंटर क्रॉपिंग में रो पैटर्न का केयर ध्यान रखा जाता है, ताकि जैसे मान ली कि एक में धान बो दिए, माने ऐसे गेहूं ले लेते हैं, गेहूं हो गया तो दूसरे में चना हो गया। फिर यहाँ पर ऐसा नहीं कि इसमें चना नहीं, इसमें फिर गेहूं। इस तरह से आप एक पैटर्न का ध्यान रखते हैं। और रिले क्रॉपिंग में क्या होता है बताइए? रिले क्रॉपिंग में होता है कि एक में जब फूल लगता है तो दूसरे में बुआई कर दी जाती है। जब एक में फूल आएगा तो दूसरे को बुआई कर दी जाएगी। जैसे देखते हैं कई बार आलू के खेत में गन्ना बोया जाता है, तो ये हो गया इनमें अंतर। मिक्स्ड क्रॉपिंग में रो पैटर्न ध्यान नहीं रखते हैं, इंटर क्रॉपिंग में रो पैटर्न का ध्यान रखते हैं। और रिले क्रॉप में जब एक फसल लगभग उस पर फूल लगने लगते हैं तो दूसरी फसल बो दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इफेक्ट्स ऑफ ओवर इरिगेशन एंड पुअर ड्रेनेज? बहुत ज़्यादा सिंचाई करने से और पानी का निकास न होने का साधन होने का क्या प्रभाव होगा बताइए।
तो जब ज़्यादा सिंचाई करेंगे और पानी का निकास नहीं हो तो वाटर लॉगिंग होगा, जल भराव होगा। और क्या होगा? सॉइल सेलिनेशन होगा, मृदा में लवणता आएगी, ये भी सही है। वाटर टेबल्स राइजिंग आर्टिफिशियली, जब पानी एक जगह जमा होगा तो ज़मीन के अंदर रिस करके जाएगा तो वाटर टेबल जो है राइज करेगा, ये भी सही है। और जो है प्रिवेंटिंग प्लांट्स रूट्स फ्रॉम गेटिंग अडेक्वेट ऑक्सीजन, पौधे की जड़ें हमेशा पानी में डूबी रहेंगी तो उससे क्या होगा? पौधों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ये चारों करेक्ट है और चारों किस में दिया हुआ है? ऑप्शन डी में दिया हुआ है, यही आपका सही होगा। वाटर लॉगिंग सॉइल सेलिनाइजेशन और आर्टिफिशियली राइज करता है और वाटर टेबल। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 115 में क्या कह रहा है कि कंटोर कल्टीवेशन, कंटोर स्ट्रिप क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड टीलेज आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच ऑफ दिस टर्मिनोलॉजीज, ये किससे जुड़े हुए हैं? जुताई और परिरेखीय खेती और परिरेखीय पट्टीदार खेती, मिक्स्ड क्रॉपिंग, टीलेज, ये शब्द जो है किससे जुड़े हुए हैं बताइए? तो ये जो है मैकेनिकल एंड एग्रोनॉमिकल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन से जुड़े हुए हैं। मैकेनिकल एंड एग्रोनॉमिकल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है कि फॉर सक्सेसफुल इंटरक्रॉपिंग, अभी हम लोग पढ़े हैं कि मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग में क्या अंतर है? इंटर क्रॉपिंग में हम रो पैटर्न का ध्यान रखते हैं। फॉर सक्सेसफुल इंटर क्रॉपिंग विच ऑफ दिस कंडीशन आर रिक्वायर्ड टू बी आइडियली फुलफिल्ड, तो क्या आइडियली फुलफिल होगा ये आपको बताना है, ठीक है ना। इंटर क्रॉपिंग में किस चीज का ध्यान रखना होगा? तो इसमें दोस्तों कंपटीशन फॉर लाइट शुड बी मिनिमम एमंग द डिफरेंट क्रॉप्स सोन, ऐसा नहीं कि एकदम पास पास फसलों को बो दे ताकि उनको प्रकाश भी ना मिल पाए, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कंपटीशन फॉर लाइट शुड बी मिनिमम, ये सही है। अब चलिए आगे चलते हैं। कंप्लीमेंट्री मस्ट एग्जिस्ट बिटवीन द क्रॉप सोन, कंप्लीमेंटेरिटी, तो यहां पर यह है दोस्तों कि और एक फसलों को उनको पर्याप्त मात्रा में पोषक भी मिलना चाहिए। कंप्लीमेंट्री, देखिए बोई गई फसलों के मध्य पूरकता विद्यमान होनी चाहिए, एक दूसरे का पूरक होनी चाहिए, ये भी सही है। और दूसरा देखते हैं, द टाइम ऑफ पीक न्यूट्रिएंट डिमांड ऑफ कंपोनेंट क्रॉप शुड नॉट ओवरलैप, ऐसा नहीं कि जिस समय हमको भोजन की जरूरत है उस समय आप भी भोजन लेके बैठ गए, तो हो सके कि भाई मान ली कि हमको भोजन कम पड़ जाए और आपको भी कम पड़ जाए, तो उसी तरह से फसलों में भी ध्यान रखना पड़ता है इंटर क्रॉपिंग में। तो जैसे मान ली कि अगर हम लोग डिफरेंट समय पर खाएंगे, हम पहले खा लेते हैं, मान ली कि भाई अगर आपको कम पड़ेगा तो भाई आपके लिए बना दिया जाएगा भोजन, उसी प्रकार से फसलों के लिए भी ध्यान रखा जाता है। टाइम ऑफ पीक न्यूट्रिएंट डिमांड ऑफ कंपोनेंट क्रॉप शुड नॉट डेवलप ओवरलैप, ये सही। अब देखिए, डिफरेंस इन मेच्योरिटी ऑफ कंपोनेंट क्रॉप शुड बी एटलीस्ट 120 डेज, ऐसा नहीं कि हमारे और आपके खाने के बीच की जो समय है 120 दिन का रख दिया जाए, उसी प्रकार से अब इतना 120 दिन का मतलब लगभग 4 महीने होता है, 30 चौके 12 120 हो जाएगा, तो इतना समय नहीं रखा जाता, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ? ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यही आपका करेक्ट होगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछा था आरओ में, ठीक है ना। तो इंटर क्रॉपिंग में इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कह रहा है कि व्हाट आर द ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन द वेस्ट्स एंड डेड बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म सच एज माइट्स एंड अर्थवर्म कॉल्ड, तो ये कह रहा है कि जो दूसरे का पर मृतों पर जीवित रहते हैं उनको क्या कहते हैं? मृत चीजों पर जीवित रहने वालों को डेट्रिओर्स कहते हैं।
ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखिए, घुन और केंचुए जैसे अन्य जीवों के अपशिष्टों या मृत शरीर को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? इसको हिंदी में कहते हैं अपरत भोजी और अंग्रेजी में डेट्रिओर्स। अपशिष्ट या मृत शरीर को खाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? डेट्रिओर्स कहा जाता है। आप याद रखेंगे, ठीक है ना। आम्निओर्स सर्वाहारी, कार्निओर्स मांसाहारी, डिकम्पोजर्स जो है अपघटक। अब चलिए 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी? इसमें से कौन सी मृदा जो है गुरुत्वाकर्षण के द्वारा उसका ढुलाई की जाती है? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों मिश्रोणक मृदा, कोलुवियम सॉयल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा टेढ़ा वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आप सीखिए तो कम से कम। कोलुवियम सॉयल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सॉयल इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी? तो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा कोलुवियम सॉयल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये होता क्या है दोस्तों? किसी पहाड़ी की स्लोप पर जमा कर दिए जाते हैं तथा इस मृदा की ढुलाई गुरुत्वाकर्षण द्वारा होती है, ठीक है ना। पहाड़ी की स्लोप पर जमा कर दिए जाते हैं और गुरुत्वाकर्षण द्वारा ढुलाई कैसे होती है? धीरे धीरे चीजें जो है कट कट करके कहाँ जाती हैं? नीचे जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंडिया हैज सक्सेसिवली पास्ड थ्रू ऑल द फेजेज ऑफ क्या कह रहे हैं? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इट इज देखिए हम लोग कह रहे हैं भारत जनसांख्यिकी, इसमें जो है सबको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इधर से ही चल रहा हूँ जहाँ समझ में आगे दिक्कत है। भारत जनसांख्यिकीय परिवर्तन के सभी चरणों सफलतापूर्वक गुजर चुका है और अब व्यापक रूप से माना जाता है कि भारत एक ऐसे अंतिम चरण में पहुंच गया जिसमें सामान्यतः गिरावट आती है। किसमें गिरावट आती है? फर्टिलिटी में गिरावट आती है। भारत जनसंख्या के सभी चरणों से लगभग गुजर चुका है और अंतिम चरण जिसको कहा जाता है, और इसमें प्रजनन शक्ति में गिरावट आती है। आप देख रहे हैं कि अब हमारे यहाँ भी परिवार नियोजन का कार्यक्रम तेजी से चल रहा है। तो अभी देखिए भारत की फर्टिलिटी कितना चल रही है? 2.3 चल रही है पर पर्सन, 2.3 चल रही है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यही 1971 में कितना थी? 1971 में दोस्तों ये 5.1 थी। 5 पॉइंट, ये जो है 1971 में 5.2 थी और ये 16 में आते आते अभी जो देखा जा रहा है कि 2.3 पर अटकी हुई है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बनाइजेशन? शहरीकरण का कौन सा गुण नहीं है, बताइए। तो इसमें सबसे पहला देखो, उच्च जीवन गुणवत्ता के जीवन की गारंटी एकदम नहीं है। ऐसा नहीं कि शहर आपको ये गारंटी देते हैं कि शहरों में जीवन जो उच्च गुणवत्ता का होगा, एकदम नहीं होगा। बड़ी बड़ी शहरों के पीछे जो आप देखेंगे तो बड़े बड़े स्लम भी निवास करते हैं। तो कृषि से सेवाएं और उद्योग जैसे व्यवसायों में विस्थापन, ये ठीक है। शहरीकरण में क्या होता है, लोग बड़े शहर में जाते हैं, उद्योग धंधों में काम करते हैं। ग्रामीण से शहरी केंद्र में आबादी का स्थानांतरण, तो ये भी होता है शहरीकरण से। ग्रामीण से लोग शहरों में निवास करते हैं। कृषि से उद्योग में विस्थापन, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शहरीकरण जो है इस बात का मैंने गारंटी नहीं है कि शहरों में गुणवत्ता का जीवन आपका अच्छा होगा। शहरों में जिसके पास पैसा रहता है उसके जीवन का गुणवत्ता अच्छा होता है। अब चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ दीज आर निगेटिव सिंड्रोम फोर्सेज पॉवर्टी इंड्यूस्ड माइग्रेशन? बताइए।
गरीबी से प्रेरित प्रवासन के गरीबी से प्रेरित प्रवासन के नकारात्मक सिंड्रोम बल हैं, बताइए। ये जो होगा, जो ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन हुआ, एलपीजी इसको कहते हैं, एलपीजी, इसी के कारण जो हुआ गरीबी से प्रेरित नकारात्मक सिंड्रोम बल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसमें ओनली ओनली करके दिया है, लेकिन ये तीनों है। गरीबी से प्रेरित प्रवासन के नकारात्मक सिंड्रोम बल एलपीजी है। एलपीजी के पश्चात क्या हुआ, शहरों की तरफ अशिक्षित और अकुशल मजदूरों का तेजी से प्रवासन हुआ। जब लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन सब आ गया, प्राइवेटाइजेशन, तो क्या हुआ कि गांवों से अशिक्षित और अकुशल मजदूर जो है शहरों की तरफ प्रवास किए। इसके पीछे गांव में व्याप्त बेरोजगारी का हाथ है, ठीक है ना, गरीबी बेरोजगारी। एलपीजी के पश्चात नगरीकरण तेज हुआ तथा गरीबी से प्रेरित प्रवासन हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें। ये क्या कर रहा है कि फाइनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ए फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम आर बैक्टीरिया एंड फंजाई विच आर कॉल्ड। तो बैक्टीरिया और फंजाई को किस श्रेणी में रखा गया है, तो इनको डिकम्पोजर की श्रेणी में रखा गया है, अपघटक। फाइनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ए फूड चेन तो ऑफ एन इकोसिस्टम आर बैक्टीरिया एंड फंजाई विच आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, बताइए। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन जनसंख्या किन चीज़ों से बढ़ती है, फर्टिलिटी ज़्यादा हो, मोर्टलिटी कम हो और माइग्रेशन, इन तीनों के कारण जनसंख्या बढ़ती है। भाई माइग्रेशन से कैसे बढ़ेगी, आपके पड़ोसी देश से भारत में आ गए तो भाई भारत की जनसंख्या बढ़ गई। आपके पड़ोसी राज्य से आपके राज्य में जनसंख्या, भाई आपके सारे रिश्तेदार अगर आपके घर पर आ जाते हैं तो जनसंख्या बढ़ जाती है ना, वही कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, तो फर्टिलिटी, मोर्टलिटी एंड माइग्रेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन एन ओवर सिंप्लीफाइड कंसेप्ट ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन स्नेक कैन बी कैटेगराइज्ड एज, तो सांप को किस श्रेणी में रखा जा सकता है, बताइए। तो सांप को हम लोग रख सकते हैं सेकेंडरी कार्निवोर में। और देखिए क्या होते हैं इसमें जो है, फूड चेन में जो है घास और पौधे उत्पादक होते हैं, पौधे उत्पादक होते हैं, ठीक। और प्राइमरी में क्या होता है, जैसे टिड्डी हो गया, टिड्डी क्या है, शाकाहारी है, शाकाहारी है। अब देखिए, और प्राथमिक मांसाहारी में किसको रखेंगे, प्राथमिक मांसाहारी में आ जाएगा दोस्तों, कौन आएगा बताइए, चूहा। प्राथमिक मांसाहारी में चूहा आ गया। और द्वितीयक मांसाहारी में चूहा को कौन खा सकता है, सांप खा सकता है। मैंने इसको ऐसे रखा गया, ठीक है ना, द्वितीयक मांसाहारी तथा बाज को। अब सांप को कौन खाएगा, तृतीयक मांसाहारी। सांप को कौन खाएगा, बाज खा जाएगा, बाज। तो इसको तृतीयक मांसाहारी में रखा गया है। तो यहीं से आ गया प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो आपके इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, द्वितीयक मांसाहारी। चलिए आगे चलते हैं। तो
अब इसमें कह रहा है भारत में शहरीकरण की मूल विशेषताओं को इस तरह उजागर किया जा सकता है। बताइए। बस्तियों की बहुत ज्यादा वृद्धि, ये बात सही है। भारत में शहरीकरण की मूल विशेषताओं को इस प्रकार उजागर किया जा सकता है, तो बस्तियों की बहुत ज्यादा वृद्धि, और दूसरा क्या, औद्योगिकरण और प्रबल आर्थिक सुधार। कैसे हुआ है भारत में शहरीकरण में प्रबल आर्थिक सुधार, कहाँ पर है? ऐसा नहीं कि हर एक शहरों में अच्छा औद्योगिकरण है, ये भी नहीं है। तो जब दो कट करेंगे तो ये कट गया, ये कट होगा, अब ये दोनों बच गया। अब देखिए, शहरीकरण की खराब गुणवत्ता, ये तो सही रखना होगा आपको। शहरीकरण शहरी अपकर्षण के कारण होता है, अर्बनाइजेशन आकर्ष ड्यू टू अर्बन पूल, ऐसा नहीं है। तो इसमें जो दोस्तों पहला और तीसरा सही है, पहला तीसरा के अनुसार ऑप्शन ए आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। बस्तियों की बहुत ज़्यादा वृद्धि और शहरीकरण की खराब गुणवत्ता, ये भारतीय शहरों की विशेषता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, कम घनत्व के क्षेत्र, कम वर्षा या कर्कश भूभाग या कठिन जलवायु परिस्थितियां इन कारकों के संयोजन से ग्रस्त होते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में इस प्रकार की स्थिति है? तो कम घनत्व, भाई देखिए जहां पर आपको सूटेबल तरीके से चीज़ें नहीं मिल पाएंगी तो वहां पर घनत्व कम होगा। कम घनत्व के क्षेत्र, कम वर्षा या कर्कश भूभाग, जहाँ पर चीज़ें इजीली अवेलेबल नहीं हैं, या कठिन जलवायु परिस्थितियाँ, इन कारकों के संयोजन से ग्रस्त होते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में इस प्रकार की परिस्थिति मिलती है? तो देखिए कम जनघनत्व तो कहाँ पर है? दिल्ली तो मोस्ट पॉपुलेटेड, ये भी पॉपुलेटेड। यहाँ पर आपका कम जनघनत्व तो जो है सिक्किम में है, और सिक्किम में आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ है कि जहाँ पर चीज़ें इजीली अवेलेबल नहीं होगी वहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा नहीं हो पाएगी। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ब्राउन कार्बन एमिशन, भूरा कार्बन उत्सर्जन क्या है बताइए? तो इंडस्ट्रियल एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज दैट अफेक्ट द क्लाइमेट। तो दो प्रकार का कार्बन होता है, एक ब्लैक कार्बन होता है और एक ब्राउन कार्बन होता है। तो ब्लैक कार्बन कहाँ से निकलता है? ब्लैक कार्बन जो है दोस्तों, ये जो चीज़ें पूरी तरह से जल जाती हैं वहाँ से ब्लैक कार्बन निकलता है, और जो कच्चे तरीके से जैसे हम लोग घर पर जो आग जलाते हैं वहाँ से क्या निकलता है? ब्राउन कार्बन। इंडस्ट्रियल एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज दैट अफेक्ट क्लाइमेट, ऑप्शन बी आपके यहाँ पर इंडस्ट्रियल एमिशन, जलवायु को प्रभावित करने वाले ग्रीन हाउस गैसों का औद्योगिक उत्सर्जन, उनको ब्राउन कार्बन कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि हमारे सौरमंडल के किस ग्रह का कोई भी चांद या उपग्रह नहीं है? तो किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? तो शुक्र का जो है दोस्तों कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है ना। शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। वीनस, इन विच स्टेट द सुंदरबन डेल्टा लोकेटेड, सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में बताइए? तो आप सभी जानते हैं सुंदरबन डेल्टा जो है पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में। चलिए आगे चलते हैं। विच वन एमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेबर्स, किस देश के सीमा जो है ज्यादा देशों से लगती है? किस देश की सीमा जो है ज्यादा देशों से लगती है? तो ये जो है चीन है। चीन देश की सीमा जो है 14 देशों से लगती है, ठीक है ना। 14 देशों से चीन की सीमाएं लगती हैं। तो ये प्रश्न पूछा जाता है और आपके सामने है भी, पूछा किया जाता है। अब देखिए कह रहा है व्हाट आर टॉर्नेडोज, बवंडर क्या है बताइए? बवंडर क्या है बताइए? तो
कीपदार बादलों के साथ जोरदार घूमती हुई हवा। पावरफुल वायरलिंग विंड एक्कम्पनीड बाई फनेल शेप क्लाउड, ये बाउंडर है, इसको टार्नेडो कहते हैं। तो बाउंडर को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानते हैं और ये पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर आते हैं, टार्नेडो कहाँ पर आते हैं बताइए, यूएसए में आते हैं। टार्नेडोज यूएसए में आते हैं और इसी को टार्नेडोज को कैरिबियन क्षेत्र में हरिकेन कहते हैं। कैरिबियन क्षेत्र में हरिकेन कहते हैं और चीन में इसी को टाइफून कहते हैं। यहां पर कैरिबियन हो गया, कैरिबियन में हरिकेन हो गया और चीन में इसी बाउंडर को क्या कहते हैं, टाइफून कहते हैं। तो ये नाम पूछता है, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इसी को क्या कहते हैं, विली विली कहते हैं। विली विली, ऑस्ट्रेलिया में इसी को विली विली कहते हैं। और भारत में क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। भारत में भाई हम लोग भारतीय निवासी हैं तो चक्रवात कहते हैं। ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। अमेरिका में टार्नेडो हो गया और कैरिबियन क्षेत्र में क्या हो गया, हरिकेन हो गया। चीन में टाइफून कहते हैं इसी को और ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं, विली विली कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर अब देखिए, इक्वाडोर और पेरू के तट के अनुदिश कभी कभी समुद्र के सतही जल के गर्म होने को क्या कहा जाता है। तो इक्वाडोर और पेरू पर जब समुद्र के सतही जल जब गर्म हो जाते हैं तो इसी को कहते हैं अल नीनो, याद रखिएगा। और अल नीनो का एक दूसरा भाई है ला नीनो, ठीक है ना। तो अल नीनो का उल्टा जो है ला नीना होता है। अल नीनो में क्या होता है कि इक्वाडोर और पेरू पर पानी जो है गर्म हो जाता है और ला नीना में क्या होगा, इक्वाडोर और पेरू के तट पर ठंडा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इक्वाडोर और पेरू के तट के अनुदिश कभी कभी समुद्र के सतही जल के गर्म होने की दशा को एल नीनो कहते हैं। ये पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है, ठीक है ना। तो एल नीनो में क्या होता है, इक्वाडोर और पेरू के तट पर जो जल है वो गर्म हो जाता है और ला नीना में क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो एल नीनो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द क्लाइमेट सोच द गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स, कह रहा है कि ये किस क्लाइमेट की विशेषताएं हैं बताइए। तो क्या कह रहा है, कम ऊंचाई तक बढ़ने वाले काई, कवक और पुष्पित पौधों के लिए अनुकूल होता है। कम ऊंचाई तक, ठीक है ना। अस्थाई तुषार का क्षेत्र जहां की अमृदा हमेशा जमी होती है, जहाँ पे मृदा जो हमेशा जमी रहती है। देखिए इंग्लिश में जो, हिंदी में जो टेल शब्द यूज कर रहे हैं, चलिए हम अंग्रेजी में चलते हैं। सस्टेनेबल फॉर ग्रोइंग मोसेज, लाइकेन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है ना। मोसेज में स्काई हो गया, लाइकेन कवक हो गया। तो रीजन ऑफ परमाफ्रोस्ट वेयर द सब सॉयल इज परमानेंटली फ्रोजन, जहाँ पर हमेशा सब सॉयल जो होती है हमेशा जमी रहती है। ड्यूरिंग समर वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट, समर में जो है डे लाइट मैंने दिन जो लंबा होता है, गर्मी के दिन में दिन लंबा होता है,
शार्ट ग्रोइंग सीजन एंड ओवरलॉगिंग सपोर्ट ओनली लो ग्रोइंग प्लांट्स, वाटर लॉगिंग। तो ये सब जो है दोस्तों विशेषता है टुंड्रा क्लाइमेट की। ठीक है ना, वहाँ पर काई और कवक आपको दिखते हैं और पुष्पित पौधे छोटे छोटे दिखते हैं, और वहाँ पर मिट्टी जो है हमेशा जमी रहती है कुछ समय के लिए, माने नीचे की जमी रहती है कुछ समय के लिए, कहीं कहीं खाली होती है। और दिन जो होता है ग्रीष्मकाल के दौरान दिन का सनलाइट जो बहुत लंबे समय तक रहती है। और शार्ट ग्रोविंग सीजन, छोटा उपज मौसम और जल का भराव केवल कम ऊंचाई तक बढ़ने वाले पौधों को सहारा देते हैं। तो ये टुंड्रा बन के टुंड्रा क्लाइमेट की ये विशेषता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब ये कह रहा है कि व्हाट इज आर्कीपेलागो, महाद्वीप क्या है बताइए। व्हाट इज आर्कीपेलागो, ए ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स दैट लाई इन फेयरली क्लोज प्रॉक्सिमिटी। तो छोटे छोटे ग्रुप जो एक आइसलैंड जो है एक साथ रहते हैं, ए ग्रुप ऑफ आइसलैंड दैट लाइज इन फेयरली क्लोज प्रॉक्सिमिटी, आसपास छोटे छोटे बहुत सारे आइसलैंड के समूह को आर्कीपेलागो कहते हैं। ठीक है ना, जैसे आप जो इंडोनेशिया का नाम सुने हैं, तो इंडोनेशिया सबसे बड़ा आर्कीपेलागो है। और उसमें कौन कौन से द्वीप हैं, सुमात्रा, जावा, कलिमंताना, सुलावेसी और पापुआ। ये 4 आइसलैंड से मिल करके इंडोनेशिया आर्कीपेलागो बना है। इंडोनेशिया जो आप देखते हैं देश जो है इंडोनेशिया, पांच 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 आइसलैंड से मिल करके बना है। ठीक ना, जावा, सुमात्रा, कलिमंतान, सुलावेसी, पापुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। उलुरु रिफर्स टू, उलुरु क्या है, आपसे पूछ रहा है कि उलुरु क्या है बताइए। तो उलुरु जो है ऑस्ट्रेलिया के मध्य में स्थित बड़ा रेतीले पत्थर का विशाल खंड है। ठीक है ना, तो देखिए किसमें दिया हुआ ये चीज, उलुरु, ए मैसिव ब्लॉक ऑफ सैंडस्टोन विच स्टैंड्स ऑलमोस्ट इन द मिडिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। उलुरु जो है ऑस्ट्रेलिया के मध्य में एक बहुत बड़ा माने सैंडस्टोन पत्थर है जो बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ए मैसिव ब्लॉक ऑफ सैंडस्टोन विच स्टैंड्स ऑलमोस्ट इन द मिडिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। और इसको क्या करते हैं दोस्तों, वहाँ की आदिम जनजातियाँ जो उसकी पूजा भी करती हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 136 क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अकॉर्डिंग टू कोपेन्स स्कीम ऑफ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ह्यूमिड कंडीशंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। कोपेन की जलवायु को वर्गीकरण योजना के अनुसार किस 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 प्रकार से कोपेन जलवायु को बांटा गया। देखिए कह रहा है कि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की योजना के अनुसार आर्द्र स्थितियों को प्रदत्त किन स्थितियों द्वारा वर्णित किया जाता है। आर्द्र, ह्यूमिड कंडीशंस। तो ये देखिए इसमें जो होगा दोस्तों उष्णकटिबंधीय, ट्रॉपिकल, ये सही है। और ड्राई क्लाइमेट नहीं है। यहाँ पर आर्द्र परिस्थितियों का प्रदत्त किन विकल्पों के रूप में किया जाता है। तो जब आर्द्र है तो ड्राई कहाँ से होगा, ये नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तो दूसरा नहीं होगा तो दूसरा जिसमें जिसमें दिया उसको कट कर दीजिए, आपका आंसर हो सके मिल जाए। दूसरा दूसरा दूसरा, आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। जब दूसरा गलत है तो भाई दूसरा इसमें कट कर दीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन हम लोग देख लेते हैं। ह्यूमिड कंडीशंस आर
करेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द गिवन कंडीशंस, तो ये ट्रॉपिकल हो गया और वार्म टेम्परेट भी हो गया, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट भी हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या हो गया, कोल्ड क्लाइमेट और ऊंची भूमि, ये नहीं है, पांचवा नहीं है, तो छठवां नहीं है। तो इसमें देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। कोपिन स्कीम ऑफ क्लाइमेट क्लासिफिकेशंस के अनुसार ह्यूमिड कंडीशंस किसको किसको कहेंगे, तो ट्रॉपिकल होगा, वार्म टेम्परेट होगा, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट होगा और उसके बाद कोल्ड क्लाइमेट होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इन विच कंटिनेंट द कंट्री ब्राजील लोकेटेड, ब्राजील कंट्री जो है किस देश में है बताइए, किस कंटिनेंट में है। तो आप जानते हैं कि ब्राजील जो है साउथ अमेरिका में है, इसकी लोकेशन जो है साउथ अमेरिका में है। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, लोवेस्ट प्लेस ऑन अर्थ कौन सा है बताइए। तो ये जो है मृत सागर, डेड सी है। डेड सी की समुद्र तल से गहराई जो है दोस्तों 414 मीटर है, ठीक है ना, 414 समुद्र तल से। चलिए तो पृथ्वी पर सबसे माने गहरा स्थान जो है ये जो होगा मृत सागर हो गया, और ये जो है इजराइल और जॉर्डन के में स्थित है, इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लोवेस्ट प्लेस ऑन अर्थ मृत सागर, इजराइल और जॉर्डन की सीमा याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए करंट हो गया आईएमएफ के, हु अमंग द फॉलोइंग आर इलेक्टेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ, ठीक है ना। तो आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर किसको चुना गया था, क्रिस्टिना जॉर्जिएवा को, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, ठीक ना, और इनका संबंध किस देश से है, बुल्गारिया से है। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा जो आईएमएफ की क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। याद रखिएगा ये अभी भी आपको काम करेगा, जब इनका कार्यकाल 5 वर्ष का है और ये 19 में ही इलेक्ट हुए हैं तो अभी भी होंगे। तो आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा और ये बुल्गारिया देश से हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस तथा संयुक्त राष्ट्र के विश्व के अन्य नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल में निम्नलिखित में से किस अभिनव पहल का आरंभ किया गया जिसके अंतर्गत 150 वृक्ष लगाने का अनुबंध किया गया है बताइए। तो ये जो होगा गांधी शांति उद्यान, गांधी शांति उद्यान के तहत जो है गांधी पीस गार्डन इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका के सबसे लंबे टावर का नाम क्या है जिसका उद्घाटन कोलंबो शहर में किया गया बताइए। सबसे लंबे टावर श्रीलंका का, तो ये जो है लोटस टावर है और श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में ये स्थित है। 350 मीटर लंबा है और 17 मंजिला टावर है, ठीक है ना, 17 मंजिला टावर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2019 विच वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज। चौथे हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पर किया गया बताइए। तो ये मालदीव की राजधानी माले में किया गया। चौथे हिंद महासागर सम्मेलन 2019 का आयोजन जो माले में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र ने मानव तस्करी के खिलाफ विश्व तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग कब मनाया जाता है। तो ये जो है दोस्तों 30 जुलाई को मनाया जाता है। 30 जुलाई को हर वर्ष वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग मनाया जाता है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में समारोह के दौरान फिट इंडिया मूवमेंट का शुभारंभ किया बताइए। तो फिट इंडिया मूवमेंट जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर किया गया था। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो यहाँ से याद कर लीजिए कि 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट का शुरुआत जो है नई दिल्ली में मोदी जी द्वारा किया गया था और इसी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित करने वाला अनन्य टीवी चैनल काल्वी थोलाई कांची किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा प्रारंभ किया गया है? कल्वी थोलाई कांची ये जो टीवी चैनल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा, तमिलनाडु सरकार द्वारा विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए मैंने उनको पढ़ाई लिखाई और सारी बातों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Which from the following is humanoid robot that Russia has launched into space अगस्त 2019? तो रसिया किस ह्यूमनॉइड को भेजा है बताइए। तो यहाँ जो दोस्तों जितना भी नाम दिया हुआ है तो जो रसिया भेजा था उसका F850 था, 850 था, लेकिन इसमें कोई भी नाम सही नहीं है। ठीक है ना। तो इस प्रश्न को हाईकोर्ट द्वारा हटा दिया गया था। रसिया जो ह्यूमनॉइड स्पेस में भेजा है, ह्यूमनॉइड रोबोट दैट रसिया हैज लॉन्च इनटू स्पेस इन अगस्त 2019, तो उसका नाम क्या था? F850। अब कह रहा है कि थीम ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे ऑब्जर्व ऑन 29 जून वाच। तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है बताइए। तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को मनाया जाता है। अब ये जो है 2019 वाले का थीम पूछ रहा है आपसे। ठीक है ना। तो 2019 वाले का थीम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ऑप्शन ए करेक्ट था। ठीक है ना। स्टैटिस्टिक्स डे का जो 29 जून को मनाया जाता है और 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। Who among the following has been elected as the new president of Federation of Indian Export Organization? इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन बताइए। इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन तो शरद कुमार सर्राफ को बनाया गया था इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट, शरद कुमार सर्राफ। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 24th वर्ल्ड एनर्जी कॉन्फ्रेंस कांग्रेस वाज हेल्ड
तो कहाँ पर किया गया था 19 में? ये 19 का पूछ रहा है, बताइए। तो ये किया गया था अबू धाबी में। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी यूएई की राजधानी अबू धाबी में एनर्जी कांग्रेस किया गया था। और ये उस समय क्वेश्चन अभी आपसे नहीं पूछेगा। चलिए ये 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और ये आज का अंतिम प्रश्न रहेगा, फिर हम लोग बाकी के 50 बाद में देखेंगे। अगर केवल आंसर टिक करेंगे तो कुछ मतलब नहीं रह जाएगा, और व्याख्या करेंगे तो 200 प्रश्नों का एक साथ व्याख्या वो 6-7 घंटे का हो जाएगा। भाई 200 प्रश्न है तो अगर उसको 2 मिनट भी देंगे तो 400 मिनट हो गया, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 6 के 36 माने 7-8 घंटे हो जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए सभी प्रश्नों का एक साथ व्याख्या सहित हल मुश्किल है। हाँ, अगर आप कोई आंसर टिक करा दे तो अलग बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन द IMD वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस प्रतिस्पर्धा सूचकांक में? विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2019 में कौन पहले स्थान पर था? ये दुनिया का दादा अमेरिका डिजिटल प्रतिस्पर्धा में वही सबसे आगे था, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा दोस्तों। तो चलिए ये 100 से लेके 50 तक आज हो गया 150 तक, और बाकी का 50 जो है मैंने 150 से 200 तक हम लोग दूसरे वीडियो में देख लेंगे। अगर व्याख्या के साथ देखना है तो कई पार्ट्स में देखना पड़ेगा, ठीक है ना, नहीं तो आंसर तो ठीक है, उसको 200 क्वेश्चन का आदमी 15 से 20 मिनट में करा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर करें ताकि दूसरे मित्र तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग फिर दूसरे वीडियो में।